सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। और मैं आज से मैथ पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। मैथ मैं बेसिक लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं तो वो कहां से शुरू करें उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। यह मैथ जो है वह आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम है, बिहार पुलिस है या दरोगा है, उसके लिए एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, हर तरह के जनरल कंपटीशन के लिए फायदेमंद है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे 5वां से 10वां तक पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी यह मैथ जो है लाभदायक है, क्योंकि यह मैथ का क्लास बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। जीरो से डिजिट किसे कहते हैं यहां से शुरू करूंगा और बाइनरी सिस्टम, रोमन अंक तक भी लेकर के जाऊंगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मैथ की सबसे जीरो लेवल से। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है कि अंक। यहां से हम शुरू करेंगे कि अंक किसे कहते हैं, यानी डिजिट। डिजिट क्या होता है? तो डिजिट जो है वह हम लोग जो लिखते हैं उसका अलग अलग प्रणाली है। एक दार्शनिक प्रणाली होता है, एक रोमन पद्धति है, एक द्विआधारी पद्धति है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम अंक डिजिट के बारे में पढ़ते हैं। तो डिजिट जो है हमारा वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे डिजिट्स हैं। इसको हम लोग अंक बोलते हैं। तो ये अंकों की संख्या, कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं कि अंकों की संख्या कितनी है, तो कुछ बच्चे इसको अनंत मार देते हैं, जबकि अंक हमारे कितने हैं टोटल? 1 से 9 तक 9 अंक और एक 0, यानी टोटल कुल कितने अंक हो गए? ये 10 अंक हो गए। इसको हम लोग दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। इसी अंकों की सहायता से हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। तो ये अंक जब आपस में मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। जैसे हम अगर 1 के साथ 2 को मिलाकर रख दिए तो ये हो गया 12, ये एक नंबर हो गया। जैसे हमने 8 पर 0 रख दिया तो ये हो गया 80, ये एक संख्या हो गया। तो संख्या किसे कहते हैं? जो अंकों से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग संख्या कहते हैं। उसके बाद संख्या में आगे आती है प्राकृतिक संख्या। अब मैं परिभाषा तो नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका क्या यूज है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग को समझना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम गिनती की संख्या कहां से शुरू करते हैं? 1 से, 2 से, 3, 4, 5 और ये चला जाता है कहां तक? ये अनंत तक चला जाता है। तो इस संख्या को क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। कुछ बच्चे ये सब सारी चीजें को जानते हैं, वो बच्चे इसको पुनः एक बार रिवाइज कर लें, और जो नहीं जानते हैं वो लोग इसको सीखें। ये प्राकृतिक संख्या हो गई 1 से लेकर अनंत तक। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। आज मैं अपने गणित की क्लास में जितनी भी संख्याएं गणित में यूज होती है उन सारी संख्याओं को पढ़ाऊंगा। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस क्लास में बने रहें, आपको बहुत फायदा होगा। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो जब इस प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या का परिवार कहते हैं, यानी कि होल नंबर कहते हैं। बाकी तो जो चीजें ऊपर है वो सब चीजें रहेंगे ही, इसके अलावा इसमें 0 शामिल कर दिया गया है। परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न की कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? तो ये 0 है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी इंटीजर नंबर। तो इंटीजर वो होता है, नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक अर्थात पूरा अंक। पूरा अंक जैसे 1 है पूरा अंक, 2 है पूरा अंक, 5 है पूरा अंक, तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो हम लोग जैसे ये भी लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 या फिर 0 रख दिए, या -1, -2, -3, -4 इस तरह से लग दिए। तो ये सारी संख्या क्या है? पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक है, 0 भी एक पूर्ण अंक है। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। इसमें अगर पॉजिटिव सिंबल है, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, चाहे तो प्लस लगा भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो जो प्लस का चिन्ह लगा हुआ संख्या रहेगा उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। और जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। और ये 0 जो बच जाता है
ये भी इसी परिवार का सदस्य है। तो कभी कभी पूर्णांक संख्या की परिभाषा कई कोई ऐसे भी दिया जाता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के परिवार में जब शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो सारा चीज हो जाता है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स। अब आते हैं हम लोग सम संख्या। आप लोग बचपन से ये सब चीजें को पढ़ते आए हैं, लेकिन हम 0 लेवल से शुरू किए हैं, इसलिए इन सब चीजों को भी इंक्लूड किया गया इस क्लास में। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इवन नंबर। तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको हम कहते हैं सम संख्या। अब 2 से किस किस में भाग लग सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, या फिर जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, अर्थात उसमें एक शेष बच जाता है, तो वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब संख्याएं क्या हो जाएगी, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या हो जाएगी। अब आ जाइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, अभाज्य, यानी वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे। और दो चीजें आप जानते हैं, यानी एक हर संख्या को विभाजित कर सकता है और वो स्वयं संख्या अपने आप को विभाजित कर सकता है। तो प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं विभाजित होता है, तो वैसी संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा आपको 17, तो 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 और 17 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो उसको विभाजित कर सकता है। तो प्राइम नंबर हो गया कैसे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 31, 37, 41, 43, 47, ये सब संख्याएं प्राइम नंबर है। आप लोगों को 1 से लेकर के 100 तक के बीच का प्राइम नंबर को जरूर याद रखना चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, उसे हम निकाल सकते हैं लेकिन टाइम टेकन हो सकता है, इसलिए जो है उसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है हमारा, अच्छा कभी कभी इसमें ये एक प्रश्न पूछता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी संख्याएं 2 है, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि सर 1 जो है वह अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो 1 को सिर्फ 1 विभाजित कर सकता है और स्वयं तो 1 ही हो गया, तो उसको तो 2 चीजें तो विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, और उसका दूसरा नाम है इंग्लिश नाम है कंपोजिट नंबर। हिंदी में बहुत सारे नाम है, जैसे अभाज्य संख्या का भी हिंदी में एक और नाम है रूढ़ संख्या भी। तो अभी हम लोग आते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, और इंग्लिश हो रहा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो नाम से ही यहां भी स्पष्ट है कि भाज्य संख्या अर्थात जिसमें भाग लग जाए। जैसे हमने कहा 15, तो 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1 और 15 से तो भाग लगेगा ही, 1 और 15 से तो भाग लगेगा ही, इसके अलावा 3 से भी भाग लग सकता है और 5 से भी भाग लग सकता है। तो ये 3 और 5 से भी भाग लग सकता है, अर्थात इस संख्या में और भी संख्या से भाग लग सकता है, इसलिए इसको भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपको सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य नाम से स्पष्ट है, सह इसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर, यानी कि 2 आदमी होगा, सह अभाज्य में 2 या 2 से अधिक होगा। तो सह अभाज्य संख्या यानी कि वैसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिसको कोई भी ऐसा उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो जो इसको भी काट दे और उसको भी काट दे। जैसे हमने कहा आपको कि मान लीजिए कि 15 हो गया और आपका ये क्या कहते हैं 15 हो गया और 15 हो गया और 8 हो गया। देखिए 15 और 8, 15 जबकि भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, लेकिन यह आपस में सह अभाज्य है। आपस में सह अभाज्य का मतलब ये हो गया कि 15 और 8 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 15 को भी काटे और 8 को भी काटे। मान लीजिए हम कह रहे हैं 2 से तो 8 कट जा रहा है, लेकिन ये 15 नहीं कटेगा। अगर बोलते हैं 3, तो 3 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, अर्थात 15 और 8 आपस में क्या हो गए, सह अभाज्य संख्या हो गए। यानी सह अभाज्य संख्या को दूसरे तरीके से यह भी कहा जाता है कभी कभी कि जिन दो संख्याओं का HCF यानी कि मौसो एक निकले तो वो दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आ जाइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या है
जिसमें नाम है जुड़वा यानी ट्विंस प्राइम नंबर, यानी कि दो गो संख्या उसमें होगा। तो दो संख्याएं जब होगी और वो दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होगी और उसके बीच एक भाज्य संख्या होगी तो उसको हम लोग कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जब दो अभाज्य संख्या लगातार में इस प्रकार हो जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो तो इसको हम लोग कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 दो लगातार अभाज्य संख्या है, इसके बीच में 4 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 4 क्यों है? क्योंकि 4 में 1 से 4 के अलावा 2 से भी भाग लग जाता है, इसलिए 3 और 5 आपस में जुड़वा अभाज्य कहलाएंगे। जैसे 5 और 7 के बीच में है एक 6 जो है 6 में 1 से 2 से 3 से 6 से भाग लग सकता है, तो इसलिए यह आपस में 5 और 7 जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। 2 और 3 आपस में ये जुड़वा अभाज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई भाज्य संख्या नहीं है, तो ये दोनों आपस में जुड़वा अभाज्य नहीं कहलाएंगे। जैसे 11 13 17 19 उसके बाद जो है 41 43, तो ये सब संख्याएं आपस में जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न अभी हम लोग पढ़े हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में पूरा अंक होना चाहिए और भिन्न में पूरा अंक नहीं होता है, ये अंश और हर के रूप में रहते हैं। जैसे 4/5 हमने लिखा, 4/5 का मतलब हो गया ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर। ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे भिन्न, जिसका कि हम लोग आगे परिमेय संख्या में इसका यूटिलाइज हम लोग करेंगे। इसे हम लोग कहते हैं भिन्न संख्याएं। अब आ जाइए हम लोग आते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p/q के रूप में तो लिखा जाता है। परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे p/q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन बट जिसका जो है q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है, q यानी q कौन सा हुआ? हर हुआ। अभी हम लोग भिन्न में पढ़े नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश होता है, तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। अब जैसे हम लोग 3/4 ये परिमेय संख्या होगी, 5/6 ये भी परिमेय संख्या होगी, 7 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 7 को हम लोग 7/1 तो लिख सकते हैं, तो ये तो हम लिख सकते हैं। अच्छा 0/5 ये परिमेय संख्या होगी, क्यों होगी? क्योंकि नीचे में 0 तो नहीं है, ऊपर में 0 है। हमने क्या कहा कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर 5/0 कहेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि नीचे में 0 आ गया है। और आप जानते हैं कि जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका उत्तर आता है 0, लेकिन जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो इसका उत्तर 0 नहीं बल्कि इंफिनिटिव आता है, अनंत आता है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्या के बाद हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। नाम से ही स्पष्ट है, अपरिमेय अर्थात जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होगी जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये p/q को यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा कि सर हर संख्या को तो हम भिन्न के रूप में लिख ही सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने लिख दिया √2, क्या आप इसको लिख सकते हैं? आप नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि √2 का मान 1.414 ही नहीं होता है और आगे तक भी होता है, तो ये कहां तक होता है ये तो निश्चित नहीं है, इसलिए इस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, यानी जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे आपका पाई है, एक कंफ्यूजन होता है यहां पर, आप लोग इसको गौर से देखिए। पाई है, पाई का मान जब हम लोग निकालते हैं तो इसका मान 3.414 और 414 और बहुत आगे तक बढ़ती है, तो इसका फिक्स मान नहीं है, तो ये पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम 22/7 बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जो है ये है अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या इसलिए है
चूंकि इसे हमने भिन्न के रूप में लिखा है। तो ये जो है ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या के उदाहरण में जैसे g का मान हम लोग लिखते हैं 9.8, लेकिन 9.8 हम अप्रोक्सीमेट लिखते हैं और इसका मान आगे भी बढ़ते जाता है। या हो गया e का मान, तो ये सब संख्याएं जो हो जाएगी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि ये परिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर दशमलव में अगर हम लिख रहे हैं 1.3, 4, 5, 8, 7, 6, कुछ बढ़ते चला जा रहा है जिसका कि मान फिक्स नहीं है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी, ये संख्याएं हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। लेकिन अगर हम लिखते हैं 0.6666, अगर इसी चीज को बार बार लिख रहे हैं तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, कभी कभी कंफ्यूज करते हैं इसमें बच्चे। तो इसको हम लोग, ये होगी परिमेय संख्या। क्यों होगी परिमेय संख्या, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 0.6 इस पर पावर आवर्त रेकरिंग, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/9। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये तो हमारा भिन्न में जो लिखने का शर्त है ये फुलफिल कर रहा है, अतः ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है, या मान लीजिए हमने लिखा 0.123 123 123, अगर इसी चीज का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, 0. अगर इसी चीज का रिपीटेशन बार बार हो रहा है इसका मतलब हो गया 0.123, इस पर 3 को रेकरिंग दे देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 123/999। तो इसको तो हमने भिन्न के रूप में लिख ही दिया, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपका परिमेय संख्या। अब आइए हम लोग अगली संख्या हमारा रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या कौन सी है, 1729 जैसे है, इसको हम दो अलग अलग संख्याओं के घन के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी 1729 को 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो 1729 आ जाता है। या फिर 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी कि 1728 प्लस 1 करेंगे तो 1729 आ जाता है। तो जब दो संख्याओं के घनों का योग वो संख्या प्राप्त हो जाए तो फिर ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, रामानुजन संख्या। अगली संख्या है हमारा संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या जैसे हमने 6 कहा, तो 6 जो है, इस 6 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, तो इस 6 को 1 विभाजित कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 कर सकता है। अगर इस सभी विभाजकों को आपस में जोड़ा जाए, तो जैसे हमने 1, 2, 3 और 6 को जोड़ा है तो ये 12 हो गया, तो ये 12 जो है ये इसका ठीक दुगुना है, तो यह संख्या आपस, ये संख्या 6 जो है ये कहलाएगी संपूर्ण संख्या। उसी तरह से जैसे 28 है, 28 को कौन कौन भाग दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, 7 दे सकता है, 14 दे सकता है और 28 दे सकता है। और जब इस संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो इस सभी संख्याओं का जोड़ जो है वह 28 है और ये सब 7 और 7 4 ये हो गया 56। तो इसका मतलब है यह इसका डबल हो रहा है, तो ये संख्याएं जो है ये कहलाएगी संपूर्ण संख्या। इसी तरह से अगर किसी में नहीं हो रहा है तो वो संपूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। अगला बात है हमारा कि संख्या को लिखने का तरीका। तो संख्या को लिखने का दो तरीका है, जैसे एक हो गया दार्शनिक प्रणाली जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, इसको इंडो अरेबिक प्रणाली भी सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर में, इंटरनेट में बिलियन ट्रिलियन सब आ रहा है, तो बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा। तो आइए हम आज इसको समझाते हैं कि बिलियन ट्रिलियन क्या चीज होता है। जैसे हम लोग दार्शनिक प्रणाली में क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ये पढ़ते हैं। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद 10,000, 100,000, फिर मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। तो इसमें इस तरह से पढ़ा जाता है। दार्शनिक प्रणाली में हम डबल जीरो देने के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे कि अगर हमको 10 लाख लिखना हो, अगर 10 लाख लिखना हो तो 10 लिख करके कॉमा लगाएंगे, फिर 1000 का 2 कॉमा होगा, फिर सैकड़ा का होगा। लेकिन इंटरनेशनल पद्धति में जो है हम लोग क्या करते हैं, 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। यानी कि 1 मिलियन जो होता है वह तकरीबन 10 लाख के, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 बिलियन जो है वह 100 करोड़ के बराबर होता है। 1 ट्रिलियन जो है वह 10 खरब के बराबर होता है। यानी कि अगर 1000 मिलियन करें, जैसे हम लोग उसमें 10-10 के अंतराल पर लेके चलते थे, तो इसमें हमने बताया क्या कि इसमें हम लोग 1-1 हजार के अंतराल पर 3-3 को का लेके चलेंगे। यानी कि 1000 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बिलियन, 1000 बिलियन बराबर हो जाएगा 1 ट्रिलियन। यानी मिलियन से बड़ा होता है बिलियन और बिलियन से बड़ा होता है ट्रिलियन। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय सिस्टम होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वास्तविक संख्या।
तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे परिमेय है, अपरिमेय है, सम है, विषम है, जो भी संख्या हमने पढ़ी है, उस सभी संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। यानी वो संख्या होती है जिसको हम लोग लिखते हैं, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो सब संख्याएं होती है, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके आगे है अवास्तविक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब नाम से ही स्पष्ट है कि अवास्तविक, जो होता नहीं है, हम लोग कल्पना करते हैं उसको, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या संख्या होती है? जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 9 का वर्गमूल कहा है निकालने के लिए, तो ये निकलेगा +-3। लेकिन अगर हम कहेंगे कि -9 का वर्गमूल निकालिए, तो -9 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि -3 को -3 से जब गुना करेंगे तो वो 9 होगा, +9 होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो -9 का ये जो है ये नहीं निकल सकता है। तो ये ऐसी संख्या होती नहीं है, इस संख्या की हम कल्पना करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा था? अवास्तविक संख्या। यानी रूट के अंदर में जितनी भी संख्याएं हैं जिसके अंदर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, भले वह पूर्ण वर्ग संख्या ही क्यों नहीं हो, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अवास्तविक संख्या। अब -9 को आपके दिमाग में होता हुआ कैसे लिख सकते हैं? तो -9 को हम लोग लिखते हैं, ये हो गया -9। -9 को हम लोग लिखते हैं 9 का रूट, अगर इस तरह से लिखेंगे -1, ऐसे लिख सकते हैं। 9 का हो जाएगा 3 वर्गमूल। अब -1 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको आई कहा जाता है। इसका डिटेल हम लोग इंटर के मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अवास्तविक संख्या। अब आ जाइए, हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो जब वास्तविक यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। तो सम्मिश्र संख्या उसे कहेंगे जब वास्तविक और अवास्तविक मिल करके संख्या रहता है, तो उसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। जैसे 4 प्लस √3। तो ये क्या हुआ? ये तो संख्या है, ये हो गया रियल नंबर, ये संख्या होती है, लेकिन ये संख्या नहीं होती, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर, इस दोनों के संख्या के समूह को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला, द्विआधारी संख्या यानी कि बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में जो है वह मेन रूप से सिर्फ 0 और 1, यही दो डिजिट होता है, जिसको हम लोग बिट बोलते हैं, 0 और 1 को। अब 8 बिट्स का एक बाइट होता है, 8 बिट्स का एक बाइट होता है, और 1 केबी का यानी कि 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स होते हैं। 1 एमबी बराबर 1024 किलो बाइट होता है। 1 जीबी, जैसे मोबाइल में हम लोग कहते हैं कि मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप कितने जीबी का है, कितना जीबी मेमोरी है, 1 जीबी बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। इसी तरह से टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, इस तरह से जो है उसका वो मेमोरी का काम करता है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि किसी भी दाशमिक संख्या को बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलें, या फिर बाइनरी सिस्टम को दाशमिक संख्या में कैसे बदलें। इस चीज को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग, रोमन अंक। ये भी हमारा संख्या का चैप्टर है कि रोमन अंक। इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रोमन अंक क्या होता है। ये सिंपल चीजें हैं, इसको याद रखिए कि जैसे हम लोग लिखते हैं दाशमिक प्रणाली में एक, तो एक को लिखने के लिए रोमन अंक ऐसे आई की तरह होता है। उसके बाद 5 लिखते हैं तो 5 को भी की तरह लिखते हैं। उसके बाद 10 को लिखने के लिए इसको x की तरह लिखते हैं। उसके बाद 50 को लिखने के लिए l की तरह लिखते हैं। ये 100 को लिखने के लिए 100 को c से डिनोट करते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमारा है 500 को d से डिनोट किया जाता है। 1000 को m से डिनोट किया जाता है। इतने चीजों को आपको याद रखना है कि 1 को, 5 को, 10 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को, इसी चीजों से डिनोट किया जाता है। अब इसमें 2-3 रूल है जिसको फॉलो करने के बाद हम लोग कितनी भी बड़ी से बड़ी रोमन संख्या को हम लोग लिख सकते हैं। उसमें रूल ये है कि V, L और D, ये 3 जो डॉट लगा हुआ है, इसको हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं। अर्थात अगर हमको 10 लिखना हो तो दो वो भी टाइप का नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 10 के लिए ऑलरेडी x है। अगर हमको 100 लिखना हो तो 2 बार l नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 के लिए हमें ऑलरेडी c है। तो यानी कि v, l और d को, क्योंकि इसको भी 2 बार नहीं लिखेंगे, 1000 के लिए m है तो नहीं लिख सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं उस सब को अधिकतम 3 बार ही लिखा जा सकता है। जैसे अगर हमको 3 लिखना हो तो 1 2 3 यहां तक तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर 4 लिखना हो तो एक और डंडा नहीं दे सकते, क्योंकि हमने क्या कहा है कि 3 बार ही अधिकतम लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको 40 लिखना हो तो हम इसको 4 को कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिख करके हम 4 को लिखते हैं ऐसे।
अगर हमको 40 लिखना है रोमन में 40 लिखना है, तो 40 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसी नहीं लिखेंगे 40 को। क्यों? क्योंकि ये 4 बार हो जाता है, हमको सिर्फ 3 बार लिखना है। तो 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 के लिए सी होता है और इधर जो है एक्स लगा देंगे, ये होगा हमारा 40 के लिए। तो हमने एक और नियम इसमें समझा कि किसी भी संख्या के आगे अगर लगा देते हैं तो मान बढ़ जाता है और पहले लगाएंगे तो मान घट जाता है। जैसे कि L का मान 50 हो गया, अगर इधर लगाए हैं तो इसका मान 40 हो जाएगा, और इसी L के बाद अगर x लगा देंगे तो 50 और 10 60 हो जाएगा, इसका वैल्यू 60 हो जाएगा। अगर हम C से पहले x लगा देते हैं तो इसका मान 90 हो जाएगा, और C के बाद अगर x लगाते हैं तो इसका मान 110 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर आगे लगाएंगे तो मान बढ़ जाएगा और पीछे रखेंगे तो मान घट जाएगा। यही चीजें हमें इस पे गौर करने वाली बात है। रोमन अंक का अगला चीज हम ये समझते हैं कि अगर किसी रोमन संख्या के ऊपर ये बार चिन्ह दिया हुआ है, अगर इस तरह से बार चिन्ह दिया हुआ है तो उस रोमन संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर हमने लिखा 5 और 5 के लिए हमने ये सिंबल दिया, ठीक है, और अगर हम इस पर ये सिंबल दे देते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि 5 गुना 1000, तो ये हो जाएगा 5000। 5000 लिखने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे 10 के लिए सिंबल देते हैं हम ये, लेकिन अगर हम इस पर 10 पर अगर हम ये सिंबल दे देते हैं तो इसका मान ये इतना बढ़ जाता है। यानी किसी भी रोमन अंक पर अगर ये बार चिन्ह हम लगा देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। और अब एक लास्ट में एक चीज की बहुत पूछा जाता है कि किसी भी अंक का बड़े से बड़े संख्या ज्ञात कीजिए, छोटा से छोटा संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी आप लोग जानते हैं कि जितना संख्या का बताया है, जैसे 5 का बड़ी संख्या ज्ञात करना है 5 अंक की, तो 5 को 9 लिख देंगे। जैसे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो 1 पर 3 को 0 लिख देंगे। ये सब चीज आप लोग जानते हैं, तो इन सब चीजों को याद रखना है। बाकी आज के क्लास में हमने मैथमेटिक्स में, गणित में जितनी भी संख्याओं का यूज होता है उन सभी संख्याओं को पढ़ा दिया है। एक बेसिक मैथ क्लास का मैं और बताऊंगा जिसमें मैं चरमान, अचरमान, विभाज्यता, बोडमास जितनी भी चीज छूट गई हुई है उन सभी चीजों को बता दूंगा, तो आपको गणित पढ़ने में कहीं भी तनिक भी कठिनाई नहीं होगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज को समझने में तकलीफ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।